नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जो है जीएस का एक पूरा बैच चला रहे हैं जो किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, पेट, आरओ, एआरओ, टीचिंग का हो, लेखपाल हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, सारे इसमें कवर होते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों के बाद पेट का एग्जाम है, उसी के संदर्भ में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण सेशन ला रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि इस सेशन से जो है कुछ क्वेश्चंस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर आएंगे। जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद का एक पोर्शन है पेट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेट का एग्जाम हो या किसी भी वनडे एग्जाम में जरूर पूछता है ये अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न। हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो है पेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेशन ये करेंगे जिसमें संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों का इसमें वर्णन होगा। सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो संभावित हैं, पूछे जा सकते हैं प्रश्न में, पेपर में, तो वो करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो कुछ क्रमांक अनुसार जो है कुल 395 अनुच्छेद हैं। और वैसे यदि गणना की दृष्टि से देखें तो 465 अनुच्छेद हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मतलब कुछ अनुच्छेदों के भाग होते हैं, कुछ अनुच्छेद जैसे या अनुच्छेद 39 का ख ग घ ए बी सी डी ये सारे हो गए, ये उस अनुच्छेद के पार्ट हो गए। तो उस अनुसार गणना के अनुसार 465 हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कुल कितने हैं? 395। और संविधान के प्रारंभ में भी 395 अनुच्छेद थे। और कुल उसी प्रकार कुल भाग कितने हैं? क्रमांक अनुसार 22 भाग हैं और गणना के अनुसार 25 भाग है। जब हम लोग आगे के सेशन में अनुच्छेद और भाग पढ़ेंगे डिटेल में तो ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। और कुल अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी। ठीक, अब देखते हैं प्रमुख अनुच्छेद। प्रमुख अनुच्छेद देखने से पहले हमको ये समझना होगा जो अनुच्छेद जो हमारे संविधान का भाग 22 है उसमें संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे इसका वर्णन है। जैसे इसमें लिखा है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इसमें जो प्रारंभ है ये हमको ध्यान देना है। तो इसके अनुसार संविधान का जो अनुच्छेद 394 है इसमें है कि 15 अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में लागू होंगे। कब लागू होंगे? जब हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, अर्थात 26 नवंबर 1949, है कि नहीं? तब हमारे संविधान में 15 अनुच्छेद लागू थे। ये 15 अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, मतलब कितने अनुच्छेद लागू थे। नंबर आपको ध्यान रखने की अभी जरूरत नहीं है। और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को क्यों? अभी हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे कि 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और फिर संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को ही जो है अपने संविधान को लागू करेंगे। तो ये चीज हम लोग पिछले के सेशंस में पढ़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े होंगे वो आप लोग पिछला सेशन भी देख लीजिएगा, पिछली क्लासेस भी देख लीजिएगा, तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और वो भी पेट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सेशन था। ठीक, तब अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जैसे संविधान का अनुच्छेद 1 है, सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। इसमें क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक, और अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का मतलब जो बाहर से यदि नए राज्य हमारे भारत देश में शामिल होते हैं। जैसे सिक्किम एक पहले अलग देश था जहां पर चोग्याल वंश का राजा था। ठीक है, तो 1975 में सिक्किम जो है भारत का अंग बना। ठीक है, ऐसे ही जब नए राज्य प्रवेश होते हैं उसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 2 में है। ठीक, अब तीसरा है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र सीमा परिवर्तन व उनके नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 5 में है संविधान में नागरिकता चूंकि संघ सूची का विषय है तो अनुच्छेद 5 में संविधान में के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 11 देखते हैं हम लोग। संसद में अनुच्छेद 11 में क्या लिखा है कि संसद नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। कहने का मतलब यदि नागरिकता संघ सूची का विषय है तो संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। कोई राज्य या विधानमंडल नहीं बना सकती इसके संबंध में कानून। ठीक, अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 और 36 में 12-3-36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ठीक, तो हम लोग ये देखते हैं। अब अगला आता है अनुच्छेद 14 जो कि हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। विधि के समक्ष समानता इसमें दी गई है, ये ध्यान दीजिएगा, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का जो
विभेद होता है उसका निषेध किया गया, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम पूछ सकता है कि कौन सा क्रम है सही संविधान में अनुच्छेद के अनुसार। तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये यही क्रम आएगा। ठीक। अनुच्छेद 16 में क्या है? सरकारी नौकरियों में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत है। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 18 आता है उपाधियों का अंत। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 19, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। इसमें कुछ अनुच्छेद देखते हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, ये देखिए। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना अस्त्र शस्त्र के आप सम्मेलन कर सकते हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये इसके प्रति इन्हें छूट दी गई। जैसे जो पंच ककार है सिख धर्म में, केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, ये उनके धार्मिक अभ्यास हैं। तो इसी के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की छूट दी गई है। ठीक है। 19(1)(c) है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता। ठीक। 19(1)(d) है घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये ध्यान दीजिएगा। 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके बाद 19(1)(g) कहीं भी मतलब व्यापार करने की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर धारा 370 के तहत वहां पर प्रतिबंध था, परंतु अब ये हटा दिया गया है। ठीक है। तो अपराध व्यापार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद 19(2) जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं इन पर अपवाद घोषित करता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये अपवाद है। किन किन 8 आधार हैं जिनके आधार पर प्रतिबंधों को आरोपित किया गया। वही 8 आधार हम लोग अभी नहीं देखेंगे, हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे जब हम लोग डिटेल से मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक। अब अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और हम लोग ये देखते हैं कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते, मतलब कभी भी नहीं समाप्त किए जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। उसके बाद 21(a) में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसका प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, थोड़ा डिटेल मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अनुच्छेदों का ही सेशन है केवल ये। ठीक। उसके बाद 14 हो गया। अनुच्छेद 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम खान, कारखाना इत्यादि में जो है नियोजित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 है किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार दिया गया है। ठीक, हम धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है? कर अदायगी से छूट दी गई है। ठीक, ये ध्यान देंगे हम लोग, धार्मिक मामलों में कर अदायगी से छूट दी गई है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, किन मामलों में किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, इन सब का वर्णन अनुच्छेद 28 में किया गया है। और अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षण संबंधी अधिकार दिए गए हैं। ठीक, हमको ये ध्यान देना है। उसके बाद अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसको संविधान की आत्मा कहकर पुकारते हैं, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के अंदर 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। ठीक, ये ध्यान देना है। अभी अनुच्छेद 12 बताए थे, अब अनुच्छेद 36 आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, हमको ये ध्यान देना है। उसके बाद अनुच्छेद 37 में आता है नीति निर्देशक तत्व की अप्रवर्तनीयता, मतलब नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राज्य लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे अनुच्छेद 39(a) में क्या है? आजीविका देगा। अनुच्छेद 39(b) में क्या है? अनुच्छेद 39(b) में क्या है कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होगा। सी में आर्थिक संसाधनों का संकेंद्रीकरण नहीं होगा। डी में क्या है? महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें अनुच्छेद 39 के उपखंड में वर्णित है। अब अनुच्छेद 39(a) एक अलग अनुच्छेद आता है जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध किया गया है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 40, ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ये सारे अनुच्छेद कहीं से ना किसी एग्जाम में
पूछे गए हैं, ये तो आपको याद करना ही करना है। अब अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है, और वो दशाएं कौन कौन सी हैं, बेकारी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था है, विकलांगता है, जिसको दिव्यांगता कह दिया गया है। ठीक, ये ध्यान देना है। 42 में क्या है, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, प्रसूति सहायता होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी महिला को प्रसूति अवस्था में उसको प्रसूति सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उसके बाद 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योगों का प्रबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 बी में है, सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है। ठीक, 44 में आप लोग जानते ही हैं, महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता है। ये सारे अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, आपके जबान पर होने चाहिए ये सारे अनुच्छेद। उसके बाद अनुच्छेद 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक संबंधी विशेष प्रावधान किए गए। यहाँ दो शब्द ध्यान देना, शिक्षण और आर्थिक संबंधी प्रावधान, ये ध्यान देना आवश्यक है आप लोगों को। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 47 में पोषाहार की व्यवस्था, मदिरा निषेध, मद्यपान का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण की सुरक्षा का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पीसीएस एग्जाम में दिया था, पूछा था ये। ठीक, अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। 50-50 होता है नहीं, 50-50 बांट देते हैं, तो ऐसे ही कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। ऐसे हम लोग एक चीज देख सकते हैं, शक्तियों के पृथककरण की व्यवस्था किसने की थी, तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ने की थी, शक्तियों के पृथककरण की व्यवस्था, इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का पृथककरण होगा। तो हमारे अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन है, किसका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का। ठीक, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा है, कई बार पूछा है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 में वर्णित है, ये ध्यान देना है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति आ जाता है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन किया गया है। अब जैसे हम लोग देखें, अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पेट आ रहा है एग्जाम, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये सेशन थोड़ा फास्ट रखा गया है। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में अध्ययन हम लोग आने वाली पॉलिटी की क्लासेस में करेंगे, पॉलिटी विद क्वालिटी। ठीक, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 57 आ जाता है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। ठीक, फिर अनुच्छेद 58 में योग्यता, किसकी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता आ जाती है। अनुच्छेद 60 में शपथ आ जाती, 60 शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। उसके बाद अनुच्छेद 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक है, ये आ जाते हैं। अनुच्छेद 66 क्या है, 66 क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 73 है, 73 संघ की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार है। उसके बाद 74 आ जाता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जो भी मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देगी। 75 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, डायरेक्ट कई एग्जाम में पूछा है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 76। उसके बाद अनुच्छेद 79 में संसद आ जाता है। फिर 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। हम लोग 80-81 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि हमारे बोलते ही लोकसभा और राज्यसभा, तो हमको लगता है कि 80 में लोकसभा होगा, 81 में राज्यसभा होगा। ऐसा नहीं है, इसमें उच्च सदन और निम्न सदन के संबंध में है। तो उच्च सदन राज्यसभा होती है, इसीलिए इसको अनुच्छेद 80 और 81 निम्न सदन लोकसभा आ जाता है। ठीक, ये ध्यान देने हैं। उसके बाद अनुच्छेद 83 का जो एक है, उसमें राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, ये कहा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, और ऑप्शन में 6 वर्ष दे देगा, तो ज्यादातर लोग 6 वर्ष लगा के चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल है ही नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा कभी विघटित होती ही नहीं। ठीक, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहां से। तो इसी में कहा गया राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 84, संसद सदस्यों की योग्यता का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक, अब अगला है 75, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
राष्ट्रपति का अधिकार होगा। ये हम लोग पढ़ते हैं। अनुच्छेद 108 बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त अधिवेशन। इसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 110 भी बहुत महत्वपूर्ण है, धन विधेयक। उसके बाद ध्यान देना है अनुच्छेद 112 बजट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, उसको बजट कहा जाता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। वार्षिक वित्तीय विवरण है वहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 117 में आता है वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक, अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक, संसद में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होना है। उसके बाद अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना किया जाना, यह आ जाएगा। फिर उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाता है 123, जिसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, 6 महीने 6 सप्ताह अधिकतम। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 129 और भी इंपॉर्टेंट है, अभिलेख न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये भी है। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ये ध्यान देना है। अभी केवल अनुच्छेदों के बारे में वर्णन कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ये पेट ओरिएंटेड क्लास है फुल्ली, आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको खूब शेयर कीजिएगा ताकि अधिकतम लोगों को ये पहुंच सके। उसके बाद अनुच्छेद 143 आता है उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति को जैसे किसी मुद्दे पर परामर्श करना हो तो वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत कर सकता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 155 आता है राज्यपाल की नियुक्ति। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अब हम लोग देखें तो 56 में राष्ट्रपति की कार्यकाल था, राष्ट्रपति की पदावधि, और 156 में राज्यपाल की पदावधि, यहां से संबंध स्थापित कर सकते हैं। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आती है और 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आती है। ठीक, तो कनेक्ट करते हुए चलेंगे। 162 में क्या है, राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार है, और उधर अनुच्छेद 73 में है संसद की कार्यपालिकाई शक्ति का विस्तार। यहां पर आप एक अंतर देखेंगे, 90 और 89 का अंतर है, वहां पर एक सीधे प्रावधान किया गया और राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। 89 का अंतर आता चला जाता है और 90 का अंतर आता चला जाता है, तो ये चीज हमको ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 164 का एक आता है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ऐसे ही संसद में था, ऐसे ही केंद्र में है कि राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 75 में है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये हो जाएगा। 169 में आता है विधान परिषद का सृजन व उत्साधन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक, अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना और सत्र को विघटित करने का अधिकार किसका है, राज्यपाल का है। किस अनुच्छेद के तहत, 174 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 200 आता है राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार हेतु से आरक्षित करना, ये सारे प्रावधान है अनुच्छेद 200 में, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट। 200 और 201 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित विधेयक, ये सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे अनुच्छेद, सभी अनुच्छेद नहीं दिए गए, अनुच्छेद कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए। इतने अनुच्छेद तो आपको याद होने ही चाहिए, कोई भी एग्जाम दे। अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न लगातार हर वर्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में, और पेट में भी पूछे जाने की संभावना प्रबल है, तो सेशन को मिस मत करिएगा, आखिरी तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा खूब। ठीक, अनुच्छेद 201 हो गया। अनुच्छेद 213 बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति में पढ़े थे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, वो किस अनुच्छेद में था, 123 और 213 में देखिए अंकों का केवल इधर से उधर कर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप थोड़ा सा ट्रिक बिठा सकते हैं याद करने के लिए। ठीक, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, और उधर अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था थी, है कि नहीं। तो 214 और 124 में आप अंक एक इधर कर देंगे तो सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, एक बीच में कर देंगे तो उच्च न्यायालय आ जाएगा, ऐसे ही अध्यादेश में है। ठीक, यहां से आप थोड़ा संबंध बना सकते हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 215 बहुत महत्वपूर्ण है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में था,
बहुत बढ़िया, 129 में था। ऐसे रिलेट करके पढ़ते चले चलेंगे। अनुच्छेद 216 में है उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पदों की शर्तों का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाता है अनुच्छेद 226। जब किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जारी कर सकता है। तो उसके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए न्यायालय रिट जारी करती है। ठीक, तो ये है। उसके बाद अनुच्छेद 231 में बहुत महत्वपूर्ण है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। जैसे हम लोग देखते हैं कई दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो जाता है। ठीक, एक उच्च न्यायालय उसके कार्यभार को देखता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? 231 अनुच्छेद में है। ठीक, 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है। 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 239 डबल ए या का, तो इसमें क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के संबंध में विशेष, अभी कुछ समय पहले ये चर्चा में रहा है ये मुद्दा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित भी है, तो इसको तो बहुत महत्वपूर्ण याद ही रखना है आप लोगों को। अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय होते हैं, तो उसमें भी पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अब इसमें 241 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का वर्णन है कि नहीं, पंचायतों का वर्णन आ जाता है अनुच्छेद 243 से। ठीक, तो 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 सी में पंचायतों की संरचना है, सी किसमें है, सी से संरचना है। ठीक, 243 सी पंचायतों की संरचना है। डी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 डी पंचायतों में आरक्षण है, जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण है, SC/ST वर्ग की महिलाओं को भी 33% आरक्षण है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको उसमें देखना है। 243 डी में रिजर्वेशन है। 243 आई वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वाई में क्या है, वित्त आयोग है, और राज्य के लिए वित्त आयोग। आई वाई मतलब आई पंचायतों के लिए वित्त आयोग और वाई नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग है। ठीक, ये चीज ध्यान देने, आई वाई से आप रिलेट कर सकते हैं। अनुच्छेद 249 बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग पहले जिक्र भी कर चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में, जब संवैधानिक विकास का परिचय पढ़ रहे थे। ठीक, उसमें पढ़ चुके हैं हम लोग 1935 के शासन अधिनियम से संबंधित। अनुच्छेद 249 में है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में। ऐसे नहीं कि जब मन कहे, मन उठाए तो बना दिए राज्य सूची के विषय पर, कुछ विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, अब अनुच्छेद 250 में क्या, आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक, अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्य यदि सहमत होते हैं तो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 250 252 ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम लोग 1935 का अधिनियम में पढ़ चुके हैं, आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो वो सेशन जरूर देख लीजिएगा। ठीक, और पेट के लिए जो संवैधानिक विकास का इतिहास हम लोग उसकी प्रश्नावली लगाए हैं वो जरूर देखिएगा। नोबेल पुरस्कार वाला आप लोग देखिएगा, और जो हमने कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित सेशन जारी किया है वो देखिएगा, और ये वाला क्लास देखिएगा। और पेट से संबंधित पेट ओरिएंटेड 1-2 क्लास हम और लेके आएंगे, वो देखिएगा। उम्मीद है कि इस क्लास से, इन सभी क्लासों से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये सारे सेशन सारे करिएगा आप लोग, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। अनुच्छेद 253 में है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, और इसके बाद हम लोग जो है, जैसे हम लोग क्वालिटी विद क्वालिटी पढ़ रहे थे, तो वो पेट के बाद हम लोग फिर उस सेशन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वालिटी विद क्वालिटी के साथ। ठीक, तो 253 हो गया। 262 में अंतरराज्यीय नदी जल बंटवारे के संबंध में प्रावधान है। अंतरराज्यीय जो नदी जल विवाद होते हैं उससे संबंधित विवादों के समाधान के लिए इसमें 262 में प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 262 और 263 262 263 में अंतरराज्यीय परिषद का गठन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित, जैसे सरकारी आयोग आया था, पुंछी आयोग आया था, ये सारी चीजें पूछ लेता है कि सरकारी आयोग और पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो अंतरराज्यीय परिषदों से संबंधित है। ठीक, यहां से अनुच्छेद 263 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 266
संचित निधि है और लोक लेखा निधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सारे अनुच्छेद इसमें याद रखने हैं जो जो बता रहे हैं, ठीक है, आपके टिप्स पर होने चाहिए अनुच्छेद। 267 267 आकस्मिक निधि है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 269 है जीएसटी से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 279 ए जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल है, ठीक। अब अगला अनुच्छेद आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 280। पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 280 वित्त आयोग, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है। अनुच्छेद 292 और 293 इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये 292 अनुच्छेद जो भारत सरकार हमारी उधार लेती है अन्य देशों से या अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से, संस्था से, इसका वर्णन इसमें है। ये कहता है कि भारत सरकार उधार ले सकती है, जैसे हम लोग आईएमएफ से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से ले लेते हैं, जैसे आईबीआरडी से ले लेते हैं, आईएमएफ से कुछ सहायता, अन्य देशों से कुछ सहायता अनुदान मिलता है हमको, है कि नहीं, एशियाई बैंक से ले लेते हैं हम लोग उधार। तो ये इसका वर्णन अनुच्छेद 292। और अनुच्छेद 293 है, अनुच्छेद 293 में क्या है, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। राज्य सरकार भी केंद्र से उधार लेती है, राज्य सरकार भी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन से, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सभी संस्थाओं से उधार लेती है। तो इन सब का वर्णन 292 293 में है, और राज्य सरकार केंद्र सरकार से पूछ कर लेती है, इसमें यह अंतर हो जाता है, ठीक। अनुच्छेद 300 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया कि बिना विधि के संपत्ति के अधिकार से किसी को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। पहले ये अनुच्छेद 19(1)(f) में था और अनुच्छेद 31 में था, एक संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। हम लोग पढ़े थे 1919 के अधिनियम में एक ली आयोग आया था, ठीक है। उसके बाद 1926 में क्या था, एक केंद्रीय लोक सेवा प्राधिकरण या आयोग की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक। तो और यहाँ पर अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा। पिछला सेशन नहीं देखे होंगे, जरूर देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएंगे उसमें से। और अब जो जो पेट देने जा रहे हैं वो प्रश्नावली वाला जरूर देखिएगा, नोबेल पुरस्कार और कांग्रेस अधिवेशन और ये वाला सेशन और आने वाले सेशन जरूर देखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, ठीक, निर्वाचन आयोग, ये भी पीसीएस में पूछा है, आरओ में पूछा है, पेट में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 326 में है वयस्क मताधिकार, ठीक, 326 में हम लोग वयस्क मताधिकार देखते हैं। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ आ जाते हैं, अनुच्छेद 330 जिसमें लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण किया गया है, ठीक, ये ध्यान देना है। अनुच्छेद 331 में क्या है, आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व किया गया था, परंतु इसको 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 332 आता है, राज्य की विधानसभाओं में SC/ST सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 332 संसद में और विधानसभाओं में, ठीक, ये ध्यान देना, SC/ST सीटों का आरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 331 और 333, 331 लोकसभा में और 333 राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व, परंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। SC/ST सीटों का आरक्षण ही समाप्त किया गया। आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व को, जो 2 सदस्य थे, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता था, बहुत बढ़िया, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण आता है अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 बी पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग की दशाओं की अन्वेषण हेतु आयोग की नियुक्ति। 340 आप यहाँ से मिस भी कर सकते हैं, परंतु 338 338 से 338 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है। अनुच्छेद 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक, राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में है। 350 ए में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, इसका अनुच्छेद इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 350 ए में। और 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी की नियुक्ति, भाषाई 350 बी भाषाई, 350 बी भाषाई, बी भाषाई देखिए रिदम मिल रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। अब आता है आपातकाल में अनुच्छेद 352 356 360।
अनुच्छेद 352 में युद्ध और बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रावधान है। और 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में। उसके बाद अनुच्छेद 360 आता है वित्तीय आपातकाल। फिर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 361, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान है। ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 में अभी हम लोग क्या पढ़े थे? विधि के समक्ष समानता, सभी देश के नागरिक विधि के समक्ष समान होंगे, परंतु यहाँ पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दी गई है। छूट इसलिए दी गई है, छूट मतलब इसमें फौजदारी और दीवानी मामलों में इनको गिरफ्तारी से कुछ छूटें दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। यहाँ पर 361 में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल हेतु विशेष प्रावधान, और 368 में संवैधानिक संशोधन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ये अगर जो है अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों इस सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक लोगों के पास, ताकि अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ हो सके और सभी लोगों का सर्वोदय हो सके। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले ही सेशन में, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप जो है जुड़ सकते हैं हमसे। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, और इसका सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।